फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज सेट 3 का डिस्कशन। ठीक है, तो ये सेट 3 है एडुटेरिया का। ठीक है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी या तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइजर नदी को। ठीक है, नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। साथ ही साथ इसमें एक्चुअली इसका नाम तेल रिवर क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें से तेल का आवागमन, तेल का जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको तेल रिवर के नाम से जाना जाता है। ये नाइजर नदी में होता है। ठीक है, कहाँ पे, किस देश में, तो नाइजीरिया में। ठीक है, महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। ठीक है, साथ ही साथ बाकी 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। जो जायरे नदी है, जायरे नदी किसे विषुवत रेखा को काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी किसे काटती है, मकर रेखा को 2 भाग में काटती है। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। और साथ ही साथ देखो, लिम्पोपो क्या चीज़ किया कि मकर रेखा को 2 बार काट दिया, जायरे क्या चीज़ किया, विषुवत रेखा को 2 बार काट दिया। ठीक है, तो भारत की एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। ठीक है, माही नदी क्या चीज़ करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, सही है। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है। इसका सही आंसर है एटलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं ब्लॉक पर्वत का। तो देखो, मान लेते हैं कि एक पर्वत है, ठीक है ना, ये एक पर्वत है और ये पर्वत क्या चीज़ हुआ कि इसके दोनों साइड से नदी बहने लगी। तो नदी बहने लगी तो इस वाला एरिया को गहरा कर देगी और ये वाला एरिया क्या चीज़ हो जाएगा, उठ जाएगा ऊपर, ये वाला एरिया ऊपर उठ जाएगा, जबकि ये दोनों एरिया क्या चीज़ हो जाएगा, धंस जाएगा। तो इस उठे हुए एरिया की वजह से एक पर्वत जैसा संरचना बन जाता है, जिसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन कौन सा है, तो एटलस के अलावा एटलस बलित पर्वत का उदाहरण है। और जितने भी बड़े पर्वत हैं, जैसे रॉकी पर्वत हो गया, रॉकी हो गया, एटलस हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप कर दीजिए माउंट एवरेस्ट कर दीजिए, एवरेस्ट हो गया, यूराल पर्वत हो गया। ये सब जितने पर्वत हैं ना, सब के सब क्या चाहिए, बलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सियरा नेवदा पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, तो ये है आपका ब्लॉक पर्वत कहाँ का, कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में ये पाया जाता है। साल्ट रेंज कहाँ पे पाया जाता है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, साल्ट रेंज एक्चुअली पाकिस्तान में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ का है, यूरोप का पर्वत है। भाई मेरा एक सेटिंग है यार, इस सेटिंग की वजह से क्या हो गया। हाँ, ठीक है, तो ब्लैक पर्वत कहाँ था, तो आपका ये यूरोप में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एटलस पर्वत का। एक मिनट, थोड़ा सा बात करते हैं किसका, एटलस पर्वत का। ठीक है, अगर एटलस पर्वत के बारे में बात करना चाहें तो इसका थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। एटलस पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत है। सबसे पहली बात कि इसका लेंथ कितना है, तो गंगा के माउंट एवरेस्ट के बराबर है। कितना, तकरीबन 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो अफ्रीका के भी कह देंगे कौन सा, तो वेस्टर्न वाला पार्ट में, वेस्टर्न वाले अफ्रीका के पार्ट में पाया जाता है। और इसका विस्तार 3 देशों में। कौन सा 3 सा देश, तो एक तो आ गया आपका मोरक्को के बाद आता है अल्जीरिया में, मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनेशिया में इसका विस्तार है एटलस पर्वत का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। एक्चुअली इस साइड में आपका रेगिस्तान का नाम लिखा हुआ है और इस साइड में किस देश में वो रेगिस्तान पाया जाता है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की बात कर लेते हैं। तो कौन सा मिथान इसमें से असत्य है, तो किजुल कुम जो रेगिस्तान है वो एक्चुअली सऊदी अरब में नहीं है, ये आपका मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट कहने का मतलब आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के वाले एरिया में ये लाइज करता है। इसके अलावा दस्ते कबीर ये कहाँ पर है, ईरान में है, बिल्कुल सही है। दस्ते कबीर कहाँ पर है, ईरान में, ये सही है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना, अफ्रीका, ये भी सही है। नूबियन मरुस्थल कहाँ पर, ये सूडान में है। ठीक है, ये तीनों का तीनों सही है, बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज़ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है। तो रूस में कौन सा पर्वत स्थित है, यार ये तो क्लियर है भाई, काकेशस पर्वत कहाँ है, रूस में स्थित है। ठीक है, एटलस पर्वत अभी मैंने कहाँ बताया, ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितना सीमा है, तो 4096 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, सबसे कम सीमा किसके साथ लगी हुई है, तो ये लगी हुई है अफगानिस्तान के साथ। कितना, तो 106 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है।
ये तो हो गया ना। हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है कौन सा आपका? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये कहाँ पर है आपका? आंध्रा में। यहाँ कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो जो ये जो टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पर से 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले देख लेते हैं। नागार्जुन सागर तो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात आता है कि जी कि टाइगर प्रोजेक्ट का। टाइगर प्रोजेक्ट कब बना था? तो 1973 में। 1972 में आपका वर्ल्ड लाइफ एक्ट बना था। उसके 1 साल के बाद 1973 में टाइगर एक्ट बना था। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कि सबसे पुराना, इसमें देखो 3-4 क्वेश्चन है कि सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा आपका? जिम कॉर्बेट है। ये क्या चाहिए आपका? ओल्डेस्ट है। ये क्या चाहिए? सबसे पुराना है। कब बना था? 1935 में। जिम कॉर्बेट कब बना था? 1935 में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, सही है। इसके बाद आता है नामदफा। नामदफा कहाँ है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित पूछेगा तो नामदफा टाइगर रिजर्व। सबसे पुराना पूछेगा जिम कॉर्बेट। सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, और ये काजीरंगा है। काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम में है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़न महाकल्प की चट्टानें नहीं है? तो द्रविड़ियन महाकल्प का चट्टान इसमें से कौन सा नहीं है? तो धारवाड़ चट्टान नहीं है। कौन सा नहीं है? तो धारवाड़ चट्टान नहीं है। धारवाड़ चट्टान एक्चुअली बना था आपका आर्कियन एज में। धारवाड़ चट्टान बना था आर्कियन एज में। जैसे देखो ये ज्वालामुखी हुआ, ज्वालामुखी से ये लावा निकला, तो लावा ये जो जमा ना, ये आपका अग्नेय चट्टान हो गया। ये अग्नेय चट्टान हो गया। तो ये जो अग्नेय चट्टान बना था किस एज में बना था? तो आर्कियन एज में बना था। ठीक है, अब यही अग्नेय चट्टान से टूट फूट करके, इस अग्नेय चट्टान से टूट फूट करके धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान का निर्माण किसके टूटने से हुआ है? आर्कियन एज में हुआ, अग्नेय चट्टान के टूटने से। ठीक है, इसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सोना चांदी ये सब इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो धारवाड़ चट्टान है, जो धारवाड़ है, धारवाड़ चट्टान मैक्सिमम कहाँ पर पाया जाता है? तो अब मैक्सिमम पाया जाता है कर्नाटका में। और कर्नाटका में भी देखो क्या चाहिए? कोलार गोल्ड फील्ड है। कोलार गोल्ड फील्ड है कहाँ पे? आपका कर्नाटका में। ठीक है, ठीक है, इतना डिस्कशन पर्याप्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोला भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो शुष्क भूमि कृषि की जाने का मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा कि उस भूमि में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो वर्षा कितनी होती है भैया? तो 75 सेंटीमीटर। वैसा भूमि कौन सा है? वैसा भूमि कौन सा? तो सबसे पहले आप इधर साइड में देख लो, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात का आपका कच्छ का रण वाला एरिया हो गया। साथ ही साथ अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे इस तरह से भारत का, तो यहाँ पर जो आपका ये वेस्टर्न है, ये जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, पश्चिमी घाट पर्वत, अब देखो यहाँ पर से हवा जो उड़ती है ना, वो इधर से ऐसे चल जाती है, तो वर्षा आपका इस साइड में हो जाता है, इस साइड में वर्षा नहीं हो जा पाता है। तो इस साइड में पड़ता है आपका महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया, साथ ही साथ ये वेस्टर्न साइड का ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये सब एरिया किस एरिया में आ जाता है? कम वर्षा वाले एरिया में। और यहाँ पे जो वर्षा होती है कितना होती है? 75 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार के किस जिले में है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो ये कौन सा जिला है? पूर्वी चंपारण। ये जिला कौन सा है? पूर्वी चंपारण। ठीक है, अब यहाँ पर से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला ये कि सबसे कम शहरीकरण भारत में कहाँ पर हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और अगर पूछे कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम शहरीकरण हुआ है, तो वो है आपका समस्तीपुर जिला। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रामीण या फिर सबसे ज़्यादा कम विकसित जिला कौन सा है? तो समस्तीपुर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एससी पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी पाए जाते हैं? किस राज्य में? तो इसका सही आंसर है कहाँ पे भैया? पंजाब। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछते हैं, कैसे बात करते हैं किसका? एससी का। तो एससी में 2 कंडीशन, एक कि मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं, और एक होता है कि मिनिमम कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है,
तो मैक्सिमम इसमें भी आता है दो कंडीशन, एक की प्रतिशत मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाएंगे, एक होता है प्रतिशत मिनिमम कहाँ पे पाए जाएंगे, और एक होगा कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाएंगे और जनसंख्या में सबसे कम कहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, पंजाब में। प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, पंजाब में। ठीक है, अब बोल रहा है प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है। तो यार प्रतिशत सबसे कम का मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल, एससी का मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा सबसे कम प्रतिशत वाला। ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज़ जनसंख्या में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है इसका, यूपी में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, यूपी में। और सबसे जो कम जनसंख्या है वो कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश प्लस में कौन सा, नागालैंड वाला एरिया में। ठीक है, नागालैंड वाला एरिया में। ठीक है, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, पूछ देगा सर्वाधिक एससी का प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है, तो 5 से प्रतिशत, 5 से पंजाब। ठीक है, पंजाब वाले एरिया में। पूछेगा कि आबादी में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर है, तो यूपी में। सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड साइड में। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का कितना आबादी है जो एससी है, भारत का एससी संपूर्ण भारत का कितना आबादी है और एसटी संपूर्ण भारत का कितना आबादी है। तो संपूर्ण भारत के 16.6% आबादी जो है वो किसका है, एससी का है। और इसी में से क्या चीज़ कर दो आप, 8 घटा दो, तो 8.6% आबादी किसका है, एसटी का है। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो बिहार को एक्चुअली देखा जाए तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हम 1 मिनट में थोड़ा सा बिहार बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार का संरचना कुछ अप्रॉक्स इस साइड से, इसी तरह से बिहार का संरचना देखिए, ये बीच से आपकी गंगा नदी पार कर रही है, गंगा नदी पार कर रही है। ठीक है, अब होता है क्या कि कितनी प्रकार के कृषि क्षेत्र में बांटा गया, तो अब ध्यान से देखिएगा। एक ठो कृषि क्षेत्र में ये वाला डाला गया, इसको कहते हैं जोन 1। ठीक है, एक कृषि क्षेत्र में कौन सा, ये वाला पार्ट बांटा गया, इसको कहते हैं जोन 2। ठीक है, और जोन 3 किस कलर से बना भैया, किस कलर से बना, चलो ठीक है, जोन 3 में आपका ये पूरा वाला एरिया आ गया, ये तो आपका पूरा का पूरा एरिया है किसमें, जोन 3 में। तो देखा जाए एक तरह से, ठीक है, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितना भाग में बांट दिए, 3 भाग में बांट दिए, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब देखिए जोन 1 तो ठीक है, छोटा है, आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, जोन 2 कर सकते हैं, पर पूरा का पूरा दक्षिणी बिहार को आप एक के जोन में ले लिए, जोन 3 में, तो इसका अध्ययन करने में दिक्कत होगा ना। इसलिए क्या किए कि इसको एक और जोन, इसको 2 ठो उप जोन में बांट दिए, 2 ठो उप जोन में बांट दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। अब बोलेगा कितना कृषि उप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यूरोप की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, तो यूरोप की जो मुख्य नदी कौन सी है, अच्छा हाँ डेन्यूब। देखो डेन्यूब नदी, यूरोप की जो मुख्य नदी है वो कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी जानते हो एक्चुअली 5 देश के राजधानी से होकर गुजरता है। डेन्यूब नदी एक्चुअली 5 देश के राजधानी से होकर गुजरता है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें इसका डार्लिंग का, तो डार्लिंग किसका है तुम्हारा, मर्रे और डार्लिंग किसकी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी है। अमेजन किसका है तुम्हारा, साउथ अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। ठीक है, और ये हांगहो नदी कहाँ की है, तो ये चाइना की प्रमुख नदी है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो डेन्यूब है, डेन्यूब देखो, डेन्यूब बोलते हैं ये डेन्यूब को, डेन्यूब, इस डेन्यूब के बारे में बात करते हैं कि जो यूरोप की है जो दूसरी सबसे प्रमुख नदी, यानी दूसरी सबसे लार्ज नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है किसकी, यूरोप की। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे पहली नदी कौन सी है, तो पहली नदी कौन सी है, तो पहली नदी है बोल्गा डॉन, बोल्गा रिवर। पहली नदी कौन सी है, बोल्गा रिवर। बोल्गा रिवर क्या चीज़ है, पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बोल्गा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी, डेन्यूब। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अरे यार तीसरा नंबर को, इसके बाद कौन सा है तुम्हारा, ये 13 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो अरे यार ये तो बेंगलुरु में, सब लूसेंट का क्वेश्चन है। जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, देखो अच्छा यहाँ पर से देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आंसर आ जाएगा कोल्डिवा। और एक पूछा जाएगा कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो अगर प्रथम साक्ष्य रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा जी लोथल। प्रथम साक्ष्य रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा जी लोथल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है, मोहनजोदड़ो, गनेड़ीवाला, धौलावीरा,
सबका सब, ऑल ऑफ दीज, इसमें से सबका सब तो क्या चाहिए, हड़प्पा कालीन नगर है ही, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? 1 मिनट थोड़ा सा कट रहा है। अब सही है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों जाना जाता है? कहा कि लाखों का दान करता था, ठीक है, लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1 मिनट यार थोड़ा, हाँ तो ठीक था, हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 17 पे। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि लाखों का दान करता था इसलिए इसको लाख बख्श जाना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कांग्रेस के बोल रहा है, देखो दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे? देखो पहले अधिवेशन में लिया था 72। पहला अधिवेशन कब हुआ था आपका? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर कब हुआ था आपका? 1985 को। 28 दिसंबर कब हुआ था? सॉरी 28 दिसंबर 1885 यार, 100 साल हम भगा दिए, ठीक है। ये कब हुआ था आपका? 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई का एक गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय, वहाँ पर हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन तो सबको पता होता है। सेकंड अधिवेशन का एक्चुअली पूछ दिया यहाँ पर से क्या चाहिए कि आपका जो सेकंड अधिवेशन उसमें कितने सदस्य ने भाग लिया था। तो एक्चुअली यार देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में हम तो सीधे सीधे छोड़ करके है ना, तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 434। बहुत ही कम संभावना है ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाने की प्रैक्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर का 19। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मास्टरदार सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी ऐसा योजना, ठीक है। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ये सब तो ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन बिल्कुल लूसेंट का ही है। कब हुआ था आपका? फरवरी 1905 या 6 में, 5 या 6 में हुआ था। 1905 या 6 में हुआ होगा इसका स्थापना, ठीक है। देखो यहाँ पर से 1 मिनट यार, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। लाला हरदयाल ने क्या चीज़ कहते हैं ऐसे गदर पार्टी का स्थापना किया था। ये कब किया था आपका? 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल ने, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि अच्छा ये 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? अरे सबसे घटिया अधिनियम था आपका 1909 वाला। 1909 के अधिनियम में एक्चुअली क्या किया गया था ना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। इसमें क्या चीज़ किया गया था कि बोला गया था कि मुस्लिमों के लिए क्या चीज़ हो जाए, अलग से इलेक्शन की व्यवस्था की जाए। इस वजह से क्या चीज़ हुआ कि हिंदू मुस्लिम राइट्स होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो भारत में सांप्रदायिकता जो फैलाने के लिए जो सबसे पहला रेगुलेशन आया था वो था आपका 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम। बहुत ही घटिया अधिनियम था, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि इसमें और कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, तो और कोई इंपॉर्टेंट टर्म है एक तो ये देखिए द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली 2 बार आया था यार, इसको डिलीट कैसे करते हैं भाई? हाँ, द्वैध शासन प्रणाली देखो 2 जगह पे लगा था, ठीक है। एक बार आया था कब? आपका 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड वाले अधिनियम में, और एक आया था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। 1919 में जो ये अधिनियम आया और 1929 में अधिनियम आया, कैसे कैसे है, इसमें क्या क्या हुआ? 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया जिसे हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, इसमें क्या चीज़ किया था कि सबसे पहले राज्य में सबसे पहले क्या किया था कि राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली का विकास किया था। द्वैध शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ लगाया था? राज्य में लगाया था। 1935 वाला में क्या चीज़ किया था कि राज्य से हटा दिया और क्या चीज़ किया था? केंद्र में आपका द्वैध शासन प्रणाली लगा दिया था, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये देखो अगर हम अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कि इंडियन ओपिनियन को लिखा किसने था? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। सबसे पहले इसको कहाँ पे लिखा गया था? तो ये अफ्रीका में लिखे थे। ये कहाँ लिखे थे? अफ्रीका में लिखे थे, ठीक है। अब होता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो सबसे पहले लिखे थे गुजराती भाषा में, पर उसके कुछ चूँकि अखबार है ना तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे थे गुजराती में, पर बाद में हिंदी और अंग्रेजी में भी इसका प्रकाशन होने लगा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर यहीं पर रहता कि पहली बार किस लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था तो आंसर होता है क्या? गुजरात, ठीक है। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सिन्हा को, स्वामी सहजानंद को। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ये हुआ था कहाँ पे? आपका लखनऊ में, ठीक है।
सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अरे यार 1 अगस्त 1920 को। देखो ये जो है ना 3 ठो टर्म, यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गांधी जी का जो तीनों आंदोलन था, एक हो गया आपका असहयोग आंदोलन, दूसरा हो गया कैसे सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा ये कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था? 6 अप्रैल हुआ था 1930 को, दांडी मार्च के बाद, ठीक है। ये हुआ था दांडी मार्च के जस्ट एक दिन बाद। और इसके बाद एक और पूछा जाता है कि आपका ये वाला भारत छोड़ो अधिनियम, भारत छोड़ो, ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो कब हुआ था? तो भारत छोड़ो कब हुआ था? तो भारत छोड़ो हुआ था आपका कब? ये 9 अगस्त को। देखो 7 अगस्त को तो मीटिंग हुआ था, 8 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति पास किया था, और 9 अगस्त 1942 को हुआ था ये भारत छोड़ो अधिनियम। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। ये गांधी जी से ये 3 ठो जो रेगुलेशन है ये बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ये तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचना सुविधा का विकास। हाँ ये तो होगा, विकास डेवलपमेंट के लिए। कृषि का पुनरुद्धार, बिल्कुल। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं को अधिकाधिक उपलब्ध करवाना। तीनों का तीनों इसका राइट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजकोषीय संकेतक नहीं है, कौन सा? तो चालू खाते का घाटा इसमें राजकोषीय संकेतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? घरेलू आय, बचत, घरेलू निवेश, नहीं, घरेलू उपभोग के आधार पर, ठीक है। घरेलू उपभोग के आधार पर होता है कि महीना में आप कितना। देखिए वर्तमान समय में जो होता है ना वो कैलोरी के आधार पर होता है। वर्तमान में क्या होता है? खाने के आधार पर, यानी कैलोरी के आधार पर, ठीक है। वर्तमान में होता है भैया आपका इस पर कि अगर आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, अगर आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं और आपको एक दिन में अगर आपको 2400 कैलोरी खाना मिल रहा है, 2400 कैलोरी खाना मिल रहा है, तो आप गरीब नहीं हैं। पर अगर आप शहरी एरिया में रह रहे हैं और आपको एक दिन में कितना 2100 कैलोरी खाना मिल रहा है, तो फिर क्या चाहिए? आप गरीब के श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। यही इसका मेन मोटो है और कुछ है नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चाहिए? घरेलू उपभोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 280 यार, वित्त आयोग, ठीक है। 15वां वित्त आयोग NK सिंह। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 2021 से लेकर के 2026 तक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है क्या चीज़? प्रोटॉन की संख्या प्लस में होता है क्या चीज़? न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। साथ ही साथ जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो हो गया यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 18, न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा 20, ओवरऑल हो जाएगा कितना? 38, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 38, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये RBI पे चलो आज अच्छा डिस्कशन करते हैं RBI का थोड़ा बहुत, ठीक है। RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केंद्र सरकार का बैंक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यह मौद्रिक नीति बनाता है, हाँ बिल्कुल बनाता है। 2 मंथ पे मौद्रिक नीति जारी करता है, 2 मंथली प्लान होता है मौद्रिक नीति का। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उसका प्रबंधन करता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। सभी कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा RBI के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं RBI के बारे में, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था आपका कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका निर्माण कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अब बोला है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949 को, जनवरी 1949 को, ठीक है। इसमें एक को क्वेश्चन और पूछ देता है, इसमें पूछ देता है कि जो RBI है ना उसका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो RBI का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है आपका, RBI का जो फाइनेंशियल होता है वो होता है 1 जुलाई से लेकर के, 1 जुलाई से लेकर कब तक? 30 जून तक। 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है इसका RBI का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ तक सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई नाव है जो पहले डूब गया था, ये आपका जल का लेयर है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एक हम कैसे करेंगे? पारास्वरिक ध्वनि यहाँ से छोड़ेंगे और फिर ये टकरा करके यहाँ से वापस आ जाएगा,
ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाए कि वस्तु यहाँ पर है कि नहीं है, ठीक है। तो सोनार के माध्यम से हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव भेज करके ये पता कर लेते हैं, ठीक है। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका का एसिटिक एसिड सही है, ठीक है। इमली का टार्टेरिक एसिड सही है। संतरा का फॉर्मिक एसिड ये गलत है भैया, खट्टे फल में ना, खट्टे फल में तो सिट्रिक एसिड होता है। टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड ये सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है इसका। ये क्या चीज़ है कि सुमेलित नहीं है, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एसिड में किस में पाया जाता है? तुम्हारा लाल चींटी में, ठीक है। या फिर कह सकते हैं बिच्छू के डंक में पाया जाता है कौन सा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। संतरा में क्या चीज़ पाया जाता है? संतरा या जितने भी खट्टे फल हैं उसमें पाया जाता है कौन सा? सिट्रिक एसिड। जितने फल उसमें क्या चीज़ पाया जाता है? तो आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों का दोनों कार्बोनिक अम्लीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? मृग मारीचिका का कारण क्या चीज़ होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये तो लगभग सबको पता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो एक्चुअली देखो, जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है हमको वो पता करना है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, हाँ ये होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, हाँ ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाता है ना, ठीक है। तीसरा इसका है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये गलत है। देखो ये वाला जो है ऑप्शन ये गलत है। एक्चुअली इसमें क्या होता है? CO2 का क्या चीज़ होता है? अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होता है, ठीक है। और O2 का क्या चीज़ होता है? ऑक्सीडाइजेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीकरण और CO2 का होता है क्या चीज़? अपचयन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछा जाता है। 1 मिनट यार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट मिश्रण होता है प्लास्टिक और कपास का। देखो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। और जो पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पॉलीवुड कहते हैं, पॉलीवुड कहते हैं, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे? देखो बोल रहा है पॉलिस्टर कपास बोलेगा तो पॉलीकॉट में क्या चीज़ आ रहा है? क आ रहा है। तो ये जो क है वो कपास को रिलेट कर रहा है। क है जो किसको रिलेट कर रहा है? कपास को। तो पॉलीकॉट बोलेगा तो पॉलिस्टर और कपास, पॉलीवुड बोलेगा तो पॉलिस्टर और ऊन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो देखो ऊष्मीय मान हम चाहते हैं कि ईंधन का सर्वाधिक हो, किसका होता है? तो LPG का। ऊष्मीय मान होता क्या चीज़ है कि जितना कम से कम ऊष्मा दे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कर सकें, ठीक है। मान लेते हैं कि हम 1 ग्राम ऊष्मा दिए और हम 1 ड्राम पानी के गर्म कर लिए, 1 ड्राम पानी को गर्म कर लिए। और मान लेते हैं कि हम 10 ग्राम ऊष्मा दिए तब जाकर के हमारा 1 ड्राम पानी गर्म हुआ, ठीक है। तो कौन हमारे लिए बेहतर हुआ? इना बेहतर हुआ। हम कम ऊष्मा देंगे और ज़्यादा काम लेंगे, ठीक है। तो ऊष्मीय मान क्या चीज़ होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ऊष्मीय मान ज़्यादा इन सभी में से किसका होता है? तो LPG का होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव कौन-से होते हैं? तो ये तो यार सिंपल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या चीज़ होता है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व पूरे ब्रह्मांड में है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें 3-4 क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं थोड़ा अच्छे से। 1 मिनट। क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आता है तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर से एक चीज़ और आएगा, क्या चीज़ कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, या फिर बोलेगा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, पृथ्वी पर मैक्सिमम पाया जाने वाला कौन सी है? तो ये कौन सा तत्व है? आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपसे पूछा कि वायु में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या चाहिए? तो वायु में कौन सा हो जाएगा? आपका नाइट्रोजन। वायु में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन। अब आपसे पूछा कि जीवित किसी चीज़ में, किसी जीवित वस्तु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्या चीज़? कार्बन। तो जीवित वस्तु में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कार्बन, वायु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और बोल रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या चीज़? हाइड्रोजन। साथ ही साथ क्या चीज़ होता है ना, जो संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे सूर्य ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है, उसमें क्या चीज़ होता है कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक परस्पर संलयित होकर क्या चीज़ होते हैं? एक हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक हीलियम का निर्माण करते हैं,
ठीक है। अब आता है कि इस हीलियम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इस हीलियम का यूज हम नहीं करते हैं, गोताखोर लोग करते हैं। जब गहरे पानी में जाते हैं तो गोताखोर के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? गोताखोर के द्वारा। गोताखोर के द्वारा किसका किसका यूज़ किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का यूज़ किया जाता है। आईसीयू वगैरह में भी हम ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़ कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो देखो अब यहाँ पर से आता है दो ठो क्वेश्चन। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बोला है। ठीक है, पदार्थ में दो गो आ जाएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बोला है। नॉर्मली अगर पदार्थ बोलेगा तो हम मार देंगे पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम बुलेट प्रूफ की बात करते हैं तो यहाँ से दो चीज़ आ सकता है। फर्स्ट क्या चीज़ कि बुलेट प्रूफ एक होता है शीशा, एक बुलेट प्रूफ होता है शीशा, और एक होता है बुलेट प्रूफ वो चीज़ जैकेट। एक बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। ठीक है, एक होता है बुलेट प्रूफ शीशा और एक होता है बुलेट प्रूफ जैकेट। तो अगर हमको जैकेट बनाना रहेगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पॉलीएमाइड का, पॉलीएमाइड का। अगर हमको ये बनाना रहेगा जैकेट तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पॉलीएमाइड का। लेकिन अगर हमको बुलेट प्रूफ शीशा बनाना रहेगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पॉलीकार्बोनेट्स का। किसका करेंगे? पॉलीकार्बोनेट्स का, पॉलीकार्बोनेट का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? पॉलीकार्बोनेट का। तो यहाँ से दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट कि पॉलीएमाइड का प्रयोग कब करेंगे? जब हमको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना होगा। ठीक है, जैकेट बनाएंगे। ठीक है, और पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमको बुलेट प्रूफ शीशा बनाना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ देगा, ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो गया, पर अगर आपसे पूछ दे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सा है तो ये आ जाएगा कौन सा? अग्नाशय। कैसा? अगर पूछ देगा मिश्रित ग्रंथि, पूछ देगा कौन सा? मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि पूछ दे तो आंसर क्या चाहिए आ जाएगा? अग्नाशय आ जाएगा। ठीक है, काहे अग्नाशय आ जाएगा कि अग्नाशय एक ऐसा ग्लैंड है ना जिससे क्या चाहिए कि हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम्स भी निकलते हैं। मतलब इसमें से दो गुना से जाता है। ठीक है, इसमें से दो गुना जाता है। ये क्या चीज़ करता है कि कुछ मटेरियल इसके पास ऐसा है कि उसको डायरेक्ट ब्लड में भी डाल देता है और कुछ कोई किसी स्पेशल जगह पे पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों तरह का नस पाया जाता है। ठीक है, बहिर्स्रावी भी और अंतरस्रावी भी, इसलिए इसको मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन आ गया कि अगर बोलेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है तो हम आंसर लगाएंगे यकृत का। ठीक है, पर अगर आपसे पूछ देगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सा है तो मिश्रित बोल देगा तो हम क्या आंसर लगाएंगे? अग्नाशय का। ठीक है, साथ ही साथ अगर पूछ दिया कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है तब भी आ जाएगा अग्नाशय। पहला ग्रंथि यकृत, दूसरा ग्रंथि कौन सा? अग्नाशय, और मिश्रित ग्रंथि पहला वाला कौन सा? अग्नाशय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है? तो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। हमारा शरीर 20 प्रकार के 20 प्रकार का हमको अमीनो अम्ल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, 10 तो हम लोग खाना से प्राप्त कर लेते हैं, 10 शरीर बनाता है। ठीक है, अब आता है 43 नंबर, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? देखो ये यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको हम थोड़ा सा यहाँ करते हैं। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? क्वेश्चन नंबर 43 हमको देखना है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है। तो देखो भोजन का पहली बात कि सर्वाधिक अवशोषण पूछा है, ध्यान से देखिए, पाचन नहीं पूछा है, सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले बात होता है कि पहले बात कि भोजन का भंडारण कहाँ पर होता है। तो भंडारण होता है कहाँ पर? हमारा पेट में, यानी आमाशय में, आमाशय में। ठीक है, भंडारण होता है आमाशय में। ठीक है, अब होता है कि पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है? पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है? तो पूर्णतः पाचन होता है हमारा छोटी आंत में। पूर्णतः पाचन होता है हमारा छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही एक संरचना पाई जाती है। छोटी आंत में एक्चुअली 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। रुक जाओ, हम यहाँ पर कर लेते हैं। छोटी आंत कहाँ लिखे हैं यार? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत को भी 3 पार्ट में बांटते हैं। छोटी आंत में भी 3 चीज़ पाया जाता है। कौन सा? डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ठीक है, छोटी आंत को भी बांटे तो छोटी आंत पचाता है, छोटी आंत, चलो यहाँ तक तो सही है, पचाता है छोटी आंत। ठीक है, खाना स्टोर कौन करता है? आमाशय। पचाता कौन है? छोटी आंत। छोटी आंत में भी 3 पार्ट होता है, डेडुनम, जेजुलम और इलियम। इसमें से बोल रहा है कि अगर पचाने में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? तो इलियम का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है? तो सर्वाधिक अवशोषण होता है इलियम में। एक्चुअली इलियम में कुछ इस तरह का संरचना पाया जाता है जिसको कहते हैं बिलाई। इसको कहते हैं VILIE, इसको कहते हैं बिलाई। इसका काम क्या होता है कि जितना भी
प्रोटीन्स हो गया, जितना भी मिनरल्स हो गया ना, उसको अवशोषित करना, ये कहाँ पाया जाता है? इलियम में। ये कहाँ पाया जाता है? इलियम में। इसलिए अब यहाँ पर से आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। ये बोला कि सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर होता है? सर्वाधिक भंडारण बोल देगा तो आमाशय में। भोजन का बोल रहा है भंडारण कहाँ पर होगा? तो आमाशय में। बोल रहा है भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो पचौनी में। पचौनी किसको कहते हैं? छोटी आंत को। पचौनी कहते हैं छोटी आंत को। फिर आपसे पूछेगा क्या चीज़ कि अवशोषण कहाँ पर होता है? तो अवशोषण भी कहाँ पर होता है? छोटी आंत का ही एगो पार्ट होता है इलियम। छोटी आंत का ही एगो पार्ट होता है इलियम। इलियम में पाया जाता है क्या चीज़? भिलाई। इलियम में पाया जाता है भिलाई। तो अवशोषण कहाँ पर होता है? भिलाई में। ठीक है, मतलब छोटी आंत में, मतलब कि इलियम में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पराश्रव ध्वनि का उपयोग निम्नलिखित किस में किया जाता है? ठीक है, पराश्रव ध्वनि समुद्र का पता लगाने में, हाँ अभी तो बताया था सोनार से, तो पता लगाने में तो होगा ही। घड़ियों के पुर्जा को साफ करने में, हाँ कॉस्टली घड़ी जो रोलेक्स वोलेक्स होता है ना, उसके पुर्जा को साफ करने में। संकेत भेजने में, हाँ इसमें हाई एनर्जी होता है इसलिए संकेत भी भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? अरे भैया बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का काम करता है? तो पहला आपका इसका आंसर हो जाता है क्या? अग्र मस्तिष्क। एक्चुअली आप मस्तिष्क के थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे मैं प्रकाश डालूँ तो मस्तिष्क का कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये आपका कुछ मस्तिष्क का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें से आप यहाँ पर आपका पूंछ रहता है, जो बीच वाला होता है ना, मध्य मस्तिष्क, वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो पीछे वाला मस्तिष्क रहता है उसको सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम जिसको कहते हैं पार्श्व मस्तिष्क। तो पार्श्व मस्तिष्क यहाँ पर होता है। और जो ये वाला पूरा का पूरा एरिया हो गया ना, ये पूरा का पूरा ये इतना बड़ा एरिया, ये होता है अग्र मस्तिष्क का भाग। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, सबसे बड़ा भाग किसका होता है? अग्र मस्तिष्क का। सबसे छोटा भाग किसका होता है? मध्य मस्तिष्क का। इसको कहते हैं, यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है जिसको कहते हैं पूंछ। ठीक है, सबसे छोटा होता है कौन सा? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और सबसे बड़ा होता है कौन सा? अग्र मस्तिष्क। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पर से थोड़ा सा यार इसको हटाने दो, 2-4 टर्म को। हाँ ठीक है, अब आता है ये वाला। अभी आता है ये अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कैसे करते हैं? 2 पार्ट में। अग्र मस्तिष्क 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये 2 संरचना कौन सा है? एक होता है क्या चीज? थैलेमस, और एक होता है क्या चीज? हाइपोथैलेमस। एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये पूरा का पूरा संरचना जो है ना, ये इतना बड़ा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया है किसका? अग्र मस्तिष्क का। ये पूरा का पूरा एरिया है अग्र मस्तिष्क का। ये 2 गो से मिलकर बना है, एगो थैलेमस से मिलकर बना, एगो बना हाइपोथैलेमस से मिलकर के। ठीक है, अब बताते हैं कि इन दोनों का काम क्या चीज़ है। अब इन दोनों का काम कहने का मतलब है कि पूरा का काम क्या चीज़ है? तो ये पूरा का काम है सोचना विचारना, भूख प्यास को बताना, गर्म ठंडा को बताना। जो मेन काम होता है बॉडी का, सोचने विचारने का, जिज्ञासा, ईर्ष्या, जलन, प्यार, मोहब्बत, सब कौन सा? अग्र मस्तिष्क बताता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क अगर ई बताएगा तो भैया पार्श्व मस्तिष्क क्या बताएगा? पार्श्व मस्तिष्क भी तो कुछ बताएगा। किस कलर से लें भाई इसको? चलो ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, तो जो पार्श्व मस्तिष्क हो गया, ठीक है, जो पार्श्व मस्तिष्क हो गया, वो पार्श्व मस्तिष्क भी कुछ ना कुछ से मिलकर के बना होता है। तो पार्श्व मस्तिष्क किससे मिलकर बना होता है? तो पार्श्व मस्तिष्क बना होता है सेरिबेलम से। ठीक है, इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है क्या चीज़? सेरिबेलम। कहाँ लिखें भैया? एक मिनट। सेरिबेलम। जो पार्श्व मस्तिष्क होता है, एक मिनट इसको ग्रीन से कर देते हैं। जो पार्श्व मस्तिष्क हो गया, ये वाला पार्श्व मस्तिष्क, ये किससे मिलकर बना होता है? सेरिबेलम से। साथ ही साथ इसमें एक और होता है कौन सा? मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा, ई दोनों से मिलकर के बना होता है क्या चीज? पिछलका वाला मस्तिष्क। ठीक है, अब ई दोनों का मेन काम क्या चीज़ है? इसका क्या चीज़ मेन काम है? इस वाले एरिया का, बस ये पार्श्व मस्तिष्क का, इसका काम है ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना। हम लोग मुंह चला रहे हैं ना, तो चले प्रॉपर, हाथ पैर चले प्रॉपर, मांसपेशियां पूरी तरह से काम करें, तो ये ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? मेडुला एब्लोंगेटा या फिर सेरिबेलम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसका राइट आंसर आ गया अग्र मस्तिष्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार किसके पाचन में मदद करता है? ठीक है यार, आ गया लार। लार किसके पाचन में मदद करता है? ठीक है, तो पहली बात तो देख लेते हैं, लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन को पूरा अच्छा से समझते हैं। ठीक है, अगर हम लार की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3-4 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो चूंकि देखो, भोजन जैसे ही हम मुंह में डालें, सबसे पहले देखिए भोजन तो सूखा डालें, पर मुंह में आते ही वो गिल्ला हो जाता है। तो क्या चीज़ हो गया? गिल्ला कहाँ से हुआ? लार के वजह से। ठीक है, तो भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? लार से ही स्टार्ट हो जाता है। लार किस चीज़ को पचाता है? तो वो स्टार्च को पचाता है।
ठीक है, लार स्टार्च को पचाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मुंह में पाए जाने वाले लार ग्रंथियों की। ठीक है, तो मुंह में क्या चीज़ पाया जाता है ना, एक्चुअली लार ग्रंथि की बात करें तो मुंह में 3 लार ग्रंथि पाए जाते हैं, 3 गो लार ग्रंथि पाए जाते हैं। ठीक है, 3 लार ग्रंथि मुंह में पाए जाते हैं। अगर इसका नाम बता दें तो एक होता है पायरोटिक ग्लैंड, एक होता है तुम्हारा पायरोटिक ग्लैंड। पायरोटिक ग्लैंड, ये पायरोटिक ग्लैंड होता है जो सबसे बड़ा साइज में होता है, साइज में क्या होता है, बिगेस्ट होता है, सभी से बड़ा होता है। ठीक है, जो दूसरका होता है, जो 2 नंबर वाला दूसरका ग्लैंड कौन सा है, सबलिंगुअर ग्लैंड। क्या चीज़, समलिंगुअर ग्लैंड, LINGUR, समलिंगुअर ग्लैंड। ठीक है, और जो तीसरका ग्लैंड है वो तीसरका ग्लैंड क्या होता है, सम लेंटिवेलर, सम लैम्बुलर, ऐसे करके कुछ नाम होता है यार इसका, सम लैम्बुलर, लैम्बुलर ग्लैंड, सब लैम्बुलर ग्लैंड। ये हो गया 3 को ये 3 को ग्लैंड पाया गया मुंह में, 3 को ग्लैंड पाया गया। लार ग्रंथिया में 3 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, मुंह के दोनों साइड में। एक होता है पायरोटिक ग्लैंड पहिल का, दूसरा का समलिंगुअर ग्लैंड, और तीसरा का होता है क्या, सम लेम्बुअर करके कुछ इसका ग्लैंड आता है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा होता है, तो पायरोटिक ग्लैंड। सबसे बड़ा जो लार ग्रंथि कौन सा होता है, वो होता है पायरोटिक ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक तो सही हो गया। अब देखते हैं कि लार में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया लार में हम पता करते हैं एंजाइम्स कौन से पाए जाते हैं। तो लार में भैया आपके 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये चारों एंजाइम्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो लार में सबसे पहला पाया जाता है क्या चीज़, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम का काम है जीवाणु को मार देना। खाना के वजह से जो आपके मुंह में जीवाणु विषाणु आ रहा था, ठीक है ना, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया आ रहा था, उसका मारना लाइसोजाइम का काम है। ठीक है, दूसरका क्या चीज़ होता है, दूसरका होता है टाइलिन। दूसरका क्या पाया जाता है, दूसरका पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। और तीसरका पाया जाता है डाई स्टेज। ठीक है, तो टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों का काम क्या चीज़ होता है, स्टार्च को पचाना। अभी बोले ना कि लार किसके पचाने में मदद करता है, तो स्टार्च को कौन पचाता है, टाइलिन और डाइस्टेज। इसका मेन काम क्या चीज़ होता है, स्टार्च को पचाना। इसका मेन काम क्या चीज़ होता है, स्टार्च को पचाना। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चौथा वाला बच गया, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। जो चौथा वाला बच गया, वो चौथा वाला क्या है, जो चौथा वाला बच गया, इसको किस कलर से लिखें भाई, रेड कलर से लिखते हैं। जो चौथा एंजाइम बच गया, इसका काम क्या चाहिए, म्यूलिन। जो चौथा बच गया उसका नाम है क्या चाहिए, म्यूलिन। ये म्यूलिन का क्या चाहिए काम है कि आप जो हल्का खाना खाए थे ना, उसको गीला बना देना। इसका मेन काम क्या चाहिए, खाना को गीला करना, ताकि वो ईजिली निगला सके। ठीक है, मेरे ख्याल से अब लाल ग्रंथि में कुछ बचा नहीं, बहुत अच्छा से क्लियर हो गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है। ठीक है, तो इंसुलिन में भैया जस्ता धातु मौजूद होता है, जिंक। इसलिए देखिएगा जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसको बोलता है कि भैया कड़ा पत्ता का सेवन आप ज़्यादा कीजिए, कड़ा पत्ता में जिंक पाया जाता है। ठीक है, ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो एक अग्नाशय में एक लैंगरहैंस की दीपिका होती है, उसमें होता है अल्फ़ा बीटा और डेल्टा। अल्फा बीटा होता है डेल्टा, उसके जो बीटा सेल्स होता है क्या चीज़, इनसे इंसुलिन निकलता है। सही है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन क्या करता है कि परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। देखो इसमें हम तुमको सीधा सीधा बताते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है। ये देखो, अगर मान लेते हैं ये ह्यूमन का ये स्पर्म है, ठीक है, ये है क्या चीज़, हाँ फीमेल का ये अंडाणु हो गया। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं परखनली शिशु में, कि इन दोनों को बाहर ही में क्या चीज़ करते हैं, प्रयोगशाला में इसको मिला लेते हैं। ठीक है, और ये मिल करके क्या चीज़ बना दिया, एक युग्मनक बना दिया। ठीक है, और इस युग्मनक को क्या चीज़ कर देते हैं, इसको बोल देते हैं क्या चीज़, इसको फीड करवा देते हैं कहाँ पे, यूटेरस जो भी बोलते हैं यार, गर्भाशय में इसको क्या चीज़ फीड करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखो कि निषेचन कहाँ हुआ, निषेचन तो माता के शरीर के बाहर हो गया ना, इसमें निषेचन तो हम पहले ही करवा दिए, उसके बाद इसको गर्भाशय में डाल रहे हैं। ठीक है, तो निषेचन परखनली शिशु के मामले में क्या होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, रुक जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 49। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या चीज़। ठीक है, एक्चुअली देखो थैलेसीमिया में क्या चीज़ होता है ना, कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। थैलेसीमिया में क्या चीज़ होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये प्रभावित किसको किया, रक्त को। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमने का कारण क्या चीज़ होता है, कि इसमें होता है क्या चीज़, कि आरबीसी इसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है, आरबीसी डैमेज हो जाता है। ठीक है,
सही है। रक्त का थक्का थैलेसीमिया में नहीं जमता है। आरबीसी डैमेज हो जाता है। मुख्य रूप से इसमें कौन प्रभावित होता है, तो पुरुष लोग इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। पर इस बीमारी का वाहक कौन होता है, तो महिलाएं इस बीमारी की वाहक होती है, ठीक है। मतलब अगर बेटी के हो गया तो बेटी जहाँ पे शादी करेगी उसके घर में भी हो जाएगा। ये क्या चाहिए तुम्हारा, अनुवांशिक रोग है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर 1972 को वन्यजीव संरक्षण एक्ट लागू हुआ था। वाइल्ड लाइफ एक्ट इसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं। और इसी के मद्देनज़र 1973 में क्या चाहिए तुम्हारा, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसी के मद्देनज़र 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ठीक है, कचरा जब तक फैलते रहेगा ऊर्जा उत्पादित करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा आते रहेगा ऊर्जा बनते रहेगा, ये भी है। इसको नवीकरणीय का मतलब कि बार बार उसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या चीज़, भूतापीय ऊर्जा, हाँ ये भी है, इससे भी हम कर सकते हैं। जो राजगीर उजगीर में नहीं देखते हैं कुंड से पानी का हीटिंग निकलते रहता है, हाँ उसी को, उसको अंदर भूमि के अंदर के ताप को बाहर ला करके उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, तो वो भी तो कंटिन्यू हो सकता है। और लेकिन जो चौथा नंबर ऑप्शन है देखिए यहाँ पर है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा किसको बोलते हैं, कोयला को, कोयला के द्वारा, पेट्रोलियम के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है उसको कहते हैं क्या चीज़, तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम आज नहीं तो कल खत्म होबे करेगा, उसको फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 52, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट यार कहाँ भाग गया, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165, महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 100, रुक जा भाई ये फिगर भाग रहा है, एक मिनट, ऐसे करो ऐसे करो, महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 165 हो गया, 165, ठीक है। महान्यायवादी का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 76 है महान्यायवादी का, ठीक है। राज्यपाल, दूसरा कथन इसमें है कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, हाँ ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, फिगर कट रहा है थोड़ा सा, एक मिनट, डिलीट, अब सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था, ये वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला ऑप्शन पे बात कर रहे थे। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ़ कर सकता ना भाई, ये तो पाप हो जाएगा। राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। मृत्युदंड की सजा को माफ़ करने का अकेला अधिकार मिला है किसको, राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 72 के तहत जो क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल में दो बातों का मेन डिफरेंस है, ठीक है। दो बात ऐसा है जो कि राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता। सबसे फर्स्ट क्या जी, कोर्ट मार्शल, जो सेना का होता है ना, सेना का जो उन लोग का अपना कोर्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे जो पनिशमेंट मिलता है उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल को, जो कोर्ट मार्शल के बारे में जो डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। दूसरा फांसी की सज़ा, दूसरा फांसी की सज़ा को जो माफ़ करने का अधिकार है, उसको कम करने का अधिकार है, या सज़ा को चेंज करने का अधिकार है, वो किसका है, राष्ट्रपति का अधिकार है। ये दो अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है। राज्यपाल के पास जो अधिकार है उसमें तो ये दोनों नहीं है, ठीक है। अब देखो राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति, ये आर्टिकल आता है तुम्हारे कौन सा, आर्टिकल 161 में, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति ये किस में आता है, आर्टिकल 72 में आता है, ठीक है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य की ऊर्जा हेतु नियम बना सकता है, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी सही था, ए सही था, बी सही था। इसमें क्या चीज़ होगा, इसमें जो गलत कथन था कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी था। ऑप्शन नंबर सी इज द, ये वाला कथन गलत इसमें कहा हुआ था, तो समझ गए आप। 52 का सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अरे भैया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? अच्छा, तो 99वां संविधान संशोधन। देखो एक्चुअली इसमें क्या हुआ था ना, इसमें जो नेता लोग थे ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज किससे बनाया जाए, इसको लेकर के क्या लोग कर रहे थे कि इसमें इंटरफेयर करना चाह रहे थे। जैसे मोदी जी चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जज हम अपने हिसाब से बना दें,
तो भैया वो कल होकर के बोले हैं कि 70% ओबीसी का आरक्षण। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कोई है ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकता है ना, हमारा अधिकार का रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और उसी पे आप अपना आदमी को बैठा दीजिएगा तब तो फिर इंटरफेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें से ऐसा संसद में अधिनियम लाया गया था जिसे निरस्त कर दिया गया था 99वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अब देखते हैं क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। कितना? आर्टिकल 61 के तहत, महाभियोग के द्वारा। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा कौन हटाएगा? संसद हटाएगा, आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया? ठीक है, नागालैंड राज्य को विशेष प्रावधान, देखो यार स्टार्टिंग इसका फर्स्ट से हुआ है, नागालैंड से ही। इसमें 6-7 राज्य आते हैं, ठीक है, 6-7 राज्य भी आते हैं, ठीक है। उसका एक कुछ ट्रिक मैं अगर बनाता हूँ तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। पर उसमें जो पहला राज्य है वो नागालैंड है, ये मुझे पता है, पर उसका बाकी ट्रिक मुझे याद नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इनफानाइट। राज्यसभा का कार्यकाल होता है इनफानाइट। यहाँ किसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कुछ आंसर देखो, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो है 5 साल का, पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, यानी लोकसभा के सदस्य, उसका कार्यकाल क्या चाहिए होता है? इन्फिनिटी, मतलब सॉरी अनडिफाइन, ठीक, अनडिफाइन। कभी भी जिस वक्त उसको अविश्वास मत पारित हो गया उस वक्त उनको हटाना पड़ जाएगा। तो इसका क्या चाहिए होता है? इसका फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। इसका क्या चाहिए होता है? फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, ठीक है। अब होता है कि सूचना का अधिकार जो है ना, ये जो सूचना का अधिकार है एक्चुअली हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार किसके तहत? तो 19 के तहत ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार कैसे हुआ? ठीक है, ये मुद्दा उठ गया था राजनारायण भरसे यूपी सरकार के मामला में, ठीक है। राजनारायण एक थे जो यूपी सरकार के साइड में केस कर दिए, ठीक है, कि सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि भैया ठीक है, कैसे होना चाहिए ये तो बताइए। 1976 का ही वाकया है, पूछा कि कैसे होना चाहिए ये बताइए। तो बोले ये देखो सीधा सा बात है, 19 के कम में हमको क्या बोलता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, मतलब बोलने का अधिकार होना चाहिए, कुछ भी बोलने का अपने हिसाब से अधिकार होना चाहिए। तो भैया बोलेंगे तो तब ना हम जब कुछ जानेंगे, और जानेंगे तो तब ना जब आप कुछ बताएंगे, ठीक है। तो इस वजह से भैया बताएंगे कैसे? जब हमको सूचना का अधिकार मानेंगे, ठीक है। तब ये सूचना के अधिकार अधिनियम को लाया गया। और 1976 के बाद 1976 से तो ये सब डिस्कस स्टार्ट हुआ था, 2005 में जाकर के इसको एंड किया और सूचना का अधिकार अधिनियम ला करके इसको 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या चाहिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसका है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। अरे न्यायालय से निचला जिला न्यायालय है, उसके मामला को कौन सुन सकता है? हाई कोर्ट सुन सकता है। हाई कोर्ट के मामला को कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो बोल रहा है कि जी किसी भी न्यायालय में कोई भी विवाद चल रहा है उसको कहीं भी हम किसी भी भेजना चाहते हैं, कौन भेजेगा? सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, ठीक है। कब? जब वो अपन औकात से ज़्यादा ज्यूरिडिक्शन दे दे, ठीक है ना, जो उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं है उससे ज़्यादा का वो कुछ ऐसा डिसीजन सुना दे, तब चेंज कर देंगे। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है हमको ये देखना है। इसका गठन योजना आयोग के आधार स्थान पे किया गया था, हाँ बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 2015 को इसका, ठीक है, इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, नहीं पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, इसका अध्यक्ष क्या होता है? पूर्णकालिक नहीं होता अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, पर पूर्णकालिक नहीं होते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, सही है। यह एक सहकारी संघवाद का सिद्धांत पर आधारित है। देखो सहकारी संघवाद, यहाँ पर एक टर्म आ गया। सहकारी संघवाद का मतलब हुआ क्या चीज? सहकारी मतलब सभी का साथ, और संघवाद मतलब जो संघ में है, तो संघ में जितना भी स्टेट है, जितना भी यूटीज़ है, सभी के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जितना भी स्टेट है, जितना भी यूटीज़ हैं, सभी के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। मतलब योजना आयोग के जो मेंबर हैं वो हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रशासक हैं या राज्यपाल हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और गवर्नर, ठीक है। तो सब हैं, इसलिए क्या चाहिए होगा? सहकारी संघवाद के सिद्धांत को फॉलो करता है, ठीक है, ये सही है। इसका सिर्फ इसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, वो कौन सा? कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान लाया गया था? 59 ये 1985 का केस है, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल अधिनियम लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चुनाव, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नोटा का विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं? देखो, नोटा सबसे पहली बात कि आया कब था? नोटा कब आया था? तो ये आया 2014 में। ठीक है, 2014 में है। ठीक है, और नोटा आया है कब? 2014 में। तो अब बात आता है कि नोटा आया था किसके लिए? मतदाता के लिए। हम हैं मतदाता, आम जनता है मतदाता। ठीक है, एक बार बताओ कि आम जनता राज्यसभा में कुछों का चयन करता है तो भाग लेता है? नहीं लेता है। विधान परिषद में आम जनता भाग लेता है? नहीं भाग लेता है। तो नोटा का विकल्प है किसके लिए? हमारे लिए। हम हैं आम जनता, तो हम किसका किसका वोट देते हैं? तो लोकसभा का वोट देते हैं, विधानसभा का वोट देते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसके, कोई नहीं का उपयोग बोल रहा है कि किस में कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 3 नंबर यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 1 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। ठीक है, अब आता है कि रोम में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन का, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं आता है कच्ची कृषि, खाद्य एवं कृषि का कौन सा है? रोम है। नैरोबी में किसका है? तो एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं। नैरोबी में किसका है? तो नैरोबी में है किसका? UNEP का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसका कि जनेवा में किसका है? जनेवा, तो जनेवा में तो खैर बहुत का है यार। जनेवा में किसका किसका होगा? देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसके बाद आपका WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम अनुसंधान करके कुछ है, उसका भी कहाँ पर है? जनेवा में। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हो गया, इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है? क्या है ला? बाजरा के वैल्यू को बढ़ाने के लिए। बाजरा कैसा है? सूखा भोजन, मतलब कैसा कहते हैं यार, सूखा टाइप का भोजन होता है, राजस्थान टॉप है इसमें। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब किसको घोषित किया गया है? 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2023 को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन पे? ठीक है, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कौन है भैया? ध्यानचंद। ध्यानचंद के बर्थडे के दिन 29 अगस्त को मनाया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिणी कोरिया। ठीक है, नाटो का गठन कब हुआ था? 1949 में। नाटो कब बना था भैया? 1949 में नाटो बना था। ठीक है, यही नाटो का रूल है ना कि इसमें बहुत सारे देश हैं, 20-25 को। इसका रूल है कि भैया अगर इस पर कोई अटैक कर दिया, ठीक है, तो ये मानेगा कि सभी के सभी देश वहाँ पर अटैक कर दिया। अभी रूस एक्चुअली यूक्रेन पे बमबाजी कर रहा था, गलती से इसका एक बम गिर गया पोलैंड पे। पोलैंड है किसका? नाटो का सदस्य है। नाटो कब बना था? 1949 में। अब सब मिल के चाह रहा है कि हम रूस को दबा दें। अब बवाल होने वाला है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? 65 के बाद 66 देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए, तंबाकू के खपत को नियंत्रित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया हमारे पड़ोसिया को, जो हमसे टूट के बना है। कौन है? झारखंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास। ठीक है, इसके अलावा भी 2 ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं। ये बता, दीन बंधु CF एंडूज। दीन बंधु कौन है? CF एंडूज। इनको क्या चाहिए बोलते हैं? इनको बोलते हैं दीन बंधु। दीन बंधु CF एंडूज। दीन बंधु CF एंडू। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, देखो, लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या चीज़? जननायक कर्पूरी ठाकुर। अरे यार, उसको कौन पेन से लिखे? रुक जाओ। जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये कौन सा आपका? जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, चारों का चारों हो गया। देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंडूज, हाँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, चारों याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। कब से दिया जाता है? 1962 से।
कब से दिया जाता है? 1962 से। ठीक है, अब देखते हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है? अरुंधति राय का। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है? अरुंधति राय का। ठीक है, अनीता देसाई का कौन सा? अनीता देसाई का है, अनीता देसाई का कोई बुक था यार, दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक। अनीता देसाई का कौन सा बुक था? तो अनीता देसाई का बुक है क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक किसका बुक है? अनीता देसाई का। ठीक है, अब बोल रहा है कि मेघनाथ देसाई, विक्रम सेठ। चलो दोनों का एक कोई बुक है, उसको भी देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा। आते हैं किसका? मेघनाथ देसाई का। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? डिस्कवरी, DIS, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? मेघनाथ देसाई का। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? मेघनाथ देसाई का। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। और बोल रहा है कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? मेघनाथ देसाई का। इंडिया डिवाइडेड किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? अच्छा, इसी में एक और बच गया ना, कौन है? विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ का देखो दो ठो बुक है इसका, बहुत अच्छा है। एक है ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय है इसका विक्रम सेठ का। और एक है क्या चीज़? गोल्डन गेट, एक है तुम्हारा गोल्डन गेट, गोल्डन गेट। ये दोनों बुक है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास, बोल रहा है रेल समाधि के लिए, किस लेखिका को बोल रहा है रेल समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है गीतांजलि श्री को। ठीक है, गीतांजलि श्री को। ठीक है, ये बुकवा लिखे थे किस में? हिंदी में। ठीक है, पर मान बुकर मिलता किस में है? इंग्लिश राइटर को मिलता है, हिंदी राइटर को मिलवे नहीं करता है। तो इंग्लिश में कोई ना कोई कन्वर्ट किया होगा, तो इसको कन्वर्ट कौन किया है? डेजी रॉकवेल। इसको कन्वर्ट कौन किया है तुम्हारा? डेजी रॉकवेल। तो इनको जो मान बुकर मिला है ना, रॉकवेल, तो मान बुकर सिर्फ अकेले इनको नहीं मिला है, ये जो कन्वर्ट किया है तो इसको भी मान बुकर मिला है। ठीक है, दोनों को मान बुकर मिला है, पर मुख्य लेखिका ये थी इसलिए इनका नाम ज़्यादा आता है। उम्मीद है कि आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारे ग्रुप में और ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थोड़ा सा ग्रुप में लोग जुड़ेंगे ना तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।